मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का पूरी प्रूविंग पढ़ ली थी। आज हमको उसके न्यूमेरिकल देखने हैं। और इससे पहले कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के। वो डाउट्स छोटे से डाउट्स हैं, कोई ज्यादा बड़े डाउट नहीं है। कि जब मशीन का नियम दिया गया हो और आपको पूछा जाए कि घर्षण का नष्ट प्रयास ज्ञात कीजिए, घर्षण में नष्ट प्रयास ज्ञात कीजिए, उस कंडीशन में जब आपको वास्तविक प्रयास और आदर्श प्रयास दोनों की वैल्यू पता है, तब आप मशीन का नियम वाला आप जो घर्षण में नष्ट प्रयास लगता है वो आप नहीं करेंगे। आपको मशीन के नियम में जो दिया गया है वो ऑप्शनल होता है, क्योंकि हर एक भार का अलग अलग घर्षण में नष्ट प्रयास होता है, आपको भी पता है। मान लीजिए घर्षण में नष्ट प्रयास मशीन के नियम के अनुसार दिया है 10 और मुझे 5 किलोमीटर की वस्तु अगर उठानी है, तब क्या करेंगे? तो क्या 10, वो तो फिक्स उसमें लिखा हुआ है। तो उस कंडीशन में जब आपको वैल्यू पता ना हो आदर्श प्रयास और वास्तविक प्रयास की, तब आप बता सकते हैं कि हाँ, घर्षण में नष्ट प्रयास C = 10 है। लेकिन जब आपको वास्तविक प्रयास और आदर्श प्रयास दोनों की वैल्यू पता है या आप निकाल सकते हैं, उस कंडीशन में आपका जो वास्तविक मान होगा घर्षण में नष्ट प्रयास का, वो फॉर्मूले द्वारा ही निकाला जाएगा, मशीन के नियम द्वारा आपको नहीं करना है। अगर आपको वैल्यू पता नहीं है, वीआर की वैल्यू पता नहीं है, आपको आदर्श प्रयास पता नहीं है, वास्तविक प्रयास पता नहीं है, तब उस कंडीशन में केवल मशीन का नियम अकेला दिया हो, एक वैल्यू दी हो, वो भी मशीन का नियम, उस कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए घर्षण में नष्ट प्रयास क्या है, तब C बराबर हम लोग घर्षण में नष्ट प्रयास ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब दोनों ही वैल्यू दी गई हो तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले द्वारा ही जो मान आएगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर? तो ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि मशीन का नियम भी दिया हो और आदर्श प्रयास वास्तविक प्रयास पता हो, तो आदर्श प्रयास माइनस वास्तविक प्रयास माइनस आदर्श प्रयास, वो वाला फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है। खैर, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। इसमें न्यूमेरिकल करने थे। न्यूमेरिकल से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले यहां पर प्रूव किए थे। कौन कौन से फॉर्मूले प्रूव किए थे? दो केस थे। केस 1 जहां पर MA = VR आया था ओनली n यहां पर थी कुल घिरनियों की संख्या। सेकंड केस, जब वस्तु का चल घिरनी निकाय का वजन दिया गया हो, चल घिरनी निकाय का वजन दिया गया हो, तब क्या था? MA = VR आता n W/W प्लस स्मॉल w, ये आया था। अगर स्मॉल w 0 कर दूं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने कल निकाले थे सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली से। क्लियर? अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए जरा, क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए, घिरनियों के द्वितीय निकाय में, घिरनियों के द्वितीय निकाय में 5 घिरनियां हैं। घिरनियों के द्वितीय निकाय में 5 घिरनियां हैं। 2000 न्यूटन भार उठाने के लिए 2000 न्यूटन भार उठाने के लिए 2000 न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? यदि दक्षता 60% हो, यदि दक्षता 60% हो, यदि दक्षता 60% हो, तब कितने बल की आवश्यकता होगी? तब कितने बल की आवश्यकता होगी? यानी कि n बराबर दिया गया है 5, घिरनियों की द्वितीय निकाय में 5 घिरनियां हो, तो n बराबर क्या है? कुल घिरनियों की संख्या। ठीक है, भार उठाना है मुझे 2000 न्यूटन, 2 किलोन्यूटन दिया है, 2 किलोन्यूटन, बिल्कुल 2000 न्यूटन सीधे सीधे दिया गया था। क्या होगा? अभी केस 1 में आपकी दक्षता 100% है, तो सीधे सीधे MA = VR हो जाएगा। MA = VR, जब दक्षता 100% है, ये हो जाएगा W/P = N। ये लीजिए, ये n जब घिरनी का वजन
दिया नहीं है तो n बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ये आ जाएगा। क्या निकालना है, 2000 W का मान दिया गया है, P मुझे निकालना है, n का मान है 5 घिरनियों का भाई ये दिया है 5, तो P बराबर हो गया 2000/5, ये हो जाएगा 400 न्यूटन। क्लियर, ये हो जाएगा कितना, 400 न्यूटन। यदि दक्षता 60% हो, यहीं पर अगर मैं बात कर लूं, यदि दक्षता 60% हो तब फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, तब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, MA = ईटा × VR। जब दक्षता 60% हो, MA का मान W/P = ईटा का मान है 60/100 × VR, यही वाला लगेगा N, क्योंकि यहां पर पुली निकाय का वजन नहीं दिया गया है, तब मेरा केस 1 लगेगा। W का मान है 2000 / P = 6/10 × 5। ये देखिए P बराबर आ गया 2000 × 10/6 × 5। ठीक है, कैलकुलेटर से इसका मान निकालेंगे, 20,000 / 6 × 5 = 30। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2000/3, 5 × 10 2 × 6, 2000 / 3 आ गया, इसका मान आ गया 666.67। ये लीजिए, जब 100% दक्षता थी, यानी कि घर्षण में नष्ट प्रयास 0 था, तब 400 न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ रहा था। जब दक्षता 60% हो गई, तब मुझे इतना न्यूटन का प्रयास लगाना पड़ रहा है। यानी कि आप बता सकते हैं कि घर्षण में नष्ट प्रयास कितना हो गया, 600। ये है मेरा वास्तविक प्रयास, वो जो 400 था वो मेरा था आदर्श प्रयास। तो 666.67 - 400 कर देंगे, घर्षण में नष्ट प्रयास निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 266, जितना भी आ रहा होगा कैलकुलेटर से आप निकाल लेना। ठीक है, -400 कर देंगे तो घर्षण में नष्ट प्रयास, अगर अभी पूछा नहीं है, अगर पूछता है तो आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। यदि घिरनी का वजन नहीं दिया है तब पहला वाला केस लगेगा। क्लियर, अब देखिए सेकंड केस, ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना ही था कि अगर 2000 न्यूटन का वजन उठाना है तो कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, और जब 60% की दक्षता हो तब कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, ये दोनों निकालने थे। पहले में आ गया 400, जो कि था मेरा आदर्श प्रयास, ये आ गया मेरा वास्तविक प्रयास 60% की दक्षता पर। यदि पूछता है कि घर्षण में नष्ट प्रयास ज्ञात करो, तो आप 666.67 - 400 लिख देंगे और वो आ जाएगा घर्षण में नष्ट प्रयास। खैर, अभी जब पूछा नहीं गया है तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आदमी का भार 700 न्यूटन है। क्वेश्चन नोट कीजिए, एक आदमी का भार 700 न्यूटन है। यह आदमी 1600 न्यूटन भार को, यह आदमी 1600 न्यूटन भार को घिरनियों के द्वितीय निकाय द्वारा उठाता है। फिर से सुनिए, एक आदमी का भार 700 न्यूटन है। यह आदमी 1600 न्यूटन भार को घिरनियों के द्वितीय निकाय द्वारा उठाता है। घिरनियों के प्रत्येक ब्लॉक में 5 घिरनियां हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 5 घिरनियां हैं और आदमी जमीन पर खड़े होकर रस्से को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर खींचता है। आदमी जमीन पर खड़े होकर ऊर्ध्वाधर रस्सी को नीचे की ओर खींचता है। तो जमीन पर आदमी की प्रतिक्रिया का मान ज्ञात करो। तो जमीन पर आदमी की प्रतिक्रिया का मान ज्ञात करो। ये देखिए, एक ही सवाल को इनडायरेक्ट रूप से कैसे पूछता है। इसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि लगाइए या प्रयास ज्ञात करो, उसने कह दिया कि उस आदमी का जो जमीन पर खड़ा है, उस जमीन पर कितनी प्रतिक्रिया मिलेगी ये ज्ञात करो। वो कैसे निकलेगी, माना कि मेरा वजन 60 kg है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वजन है 60 kg, मैं किसी प्रयास को उठा रहा हूं, प्रयास लगा रहा हूं ऊपर दिशा में, तो मेरा वजन कम होगा या नहीं होगा,
मान लीजिए मैं 20 न्यूटन का प्रयास ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो मेरा 60 से नीचे जो आएगा प्रतिक्रिया आएगी वो 40 आएगी, नहीं आएगी। यदि मेरा वजन 60 केजी है और मैं 60 केजी का ही प्रयास ऊपर की तरफ लगा दूं, तो मैं तो हवा में आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा, यानी कि प्रतिक्रिया कितनी हो गई, 0 हो गई। तो वही चीज उसने पूछा है कि कुल मिलाकर उसने कहा है कि उस वजन को उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर उसका इनडायरेक्टली सवाल यही है, कितना वजन उठाना है। तो वो कह रहा है कि 700 न्यूटन है और 1600 न्यूटन का प्रयास उठाना है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि घिरनियों के द्वितीय निकाय में 1600 न्यूटन प्रयास भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। इनडायरेक्टली सवाल यह है, जितने प्रयास की आवश्यकता होगी उतना 700 में से हम लोग अगर माइनस कर दूंगा तो हमारी प्रतिक्रिया निकलकर आ जाएगी। यहां पर प्रत्येक घिरनी में 5 घिरनियां हैं, प्रत्येक ब्लॉक में 5 घिरनियां हैं। तो एक ब्लॉक तो ये हो गया, जो ये है मेरा अचल पुली ब्लॉक, ये है मेरा चल पुली ब्लॉक। यहां पर ध्यान देना, n बराबर 5 लिख के सीधे सीधे आपको सॉल्व नहीं कर देना है कि प्रत्येक ब्लॉक में 5 गिनिया, n बराबर 5 किया और आंसर आ गया, गलत हो जाएगा तुरंत। थोड़ा सा यहां पर समझना है कि यहां पर 2 ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। तो प्रत्येक ब्लॉक में 5 गिनिया है, यानी कि 5 ऊपर है और 5 ही नीचे है। क्लियर? तो n बराबर यहां होगा 10 ना कि 5। प्रत्येक ब्लॉक में 5 गिनिया है, 5 ऊपर है और 5 नीचे है, 2 ब्लॉक होते हैं। तो n बराबर हुए यहां पर 10। भार कितना उठाना है, 1600 न्यूटन। 1600 न्यूटन उठाना है घिरनियों के द्वितीय निकाय द्वारा। घिरनियों का वजन नहीं दिया गया है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला दक्षता कुछ दी गई है क्या, दक्षता कुछ दी है, दक्षता इसमें कहीं नहीं दी गई है, तो दक्षता नहीं दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा यहां पर, W/P इक्वल टू N VR। VR का मान क्या है, N। W का मान 1600, प्रयास मुझे निकालना है P, N का मान है 10। तो क्या P बराबर कितना आ गया, 1600 बटे 10, 160 न्यूटन। आराम से निकल गया, कितना घुमा फिरा के सवाल पूछा गया और आसान से सवाल निकल गया, आपका आंसर आ गया 160 न्यूटन। अब क्या कह रहा है कि जमीन पर प्रतिक्रिया का मान ज्ञात करो। प्रतिक्रिया कितनी हो जाएगी, रिएक्शन, जमीन पर प्रतिक्रिया, जमीन पर प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, 700 माइनस 160। जब कोई भी बल नहीं लगा रहा था तब मेरा प्रतिक्रिया मिल रही थी 700, लेकिन जब मैंने 160 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा दिया प्रयास, तब मेरा वहां से माइनस हो जाएगा। तो 700 माइनस 160, इसका आंसर आ गया 540। सब कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और यही आपके 5 नंबर में आ जाते हैं और यही सब बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो ये 5-5 नंबर के देखिए, 5 लाइन भी मुश्किल से नहीं है और आपका ये 5 नंबर में सवाल आता है पूरा। तो यदि जिसको पता होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है वही यहाँ पर सॉल्व कर पाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है वो कहेगा पता नहीं क्या पूछ लिया, छोड़ दो। और 1 मिनट का सवाल था, केवल 1 मिनट, 1 मिनट में आपके 5 नंबर बनते हैं। खैर, आप पढ़ते रहिए और कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। अब अगला सवाल, एक सवाल और करेंगे, फिर हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ पुली पर देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली आज खत्म करनी है। खैर, एक सवाल और नोट कर लीजिए। मैं आपको केवल नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो इसमें अनगिनत है, कितने भी हम लोग मैं कराता रहूंगा, 3-4 वीडियो में क्वेश्चन ही कराता रहूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक सवाल आपके पास आना चाहिए। क्वेश्चन नोट कीजिए, घिरनियों के किसी तंत्र में, घिरनियों के किसी तंत्र में 6 घिरनियां हैं। घिरनियों के किसी तंत्र में 6 घिरनियां हैं। अब यहां पर नहीं बताया फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लेकिन अब आगे पढ़िए, क्या आगे क्या लिखना है। और इस निकाय में एक डोरी सभी घिरनियों से होकर गुजरती है। इस निकाय में एक डोरी सभी घिरनियों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जिसको ये फिगर पता होगा कि हाँ सेकंड सिस्टम में ही एक डोरी यूज होती है तो वो बता देगा। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में तो अलग अलग डोरी यूज हो रही थी, T1 T2 T3 आ रहा था,
यहां पर केवल केवल सेकंड सिस्टम ऐसा है जिसमें एक ही डोरी पूरे सभी पुलियों से होकर गुजर रही है। तो अब इसने कंफर्म किया कि हाँ ये सेकंड सिस्टम का सवाल है। ठीक है, एक ही डोरी सभी गिरनियों से होकर गुजरती है। यदि दक्षता 68% है, यदि दक्षता 68% है तो 280 न्यूटन के प्रयास द्वारा 280 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है? 280 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है? अब इसने प्रयास ना पूछ के इसने भार पूछ लिया कि 280 न्यूटन का अगर मैं प्रयास लगा दूं तो कितना भार उठाया जा सकता है। अभी भी देखिए गिरनी का वजन नहीं दिया गया है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कहा कि एक ही कितनी गिरनियां हैं? 6 गिरनियां हैं। एन बराबर सीधे सीधे 6। ठीक है, गिरनियों के किसी तंत्र में 6 गिरनियां हैं और उस एक ही डोरी से गुजरती है। दक्षता 68%, ईटा का मान दिया है 68%, यानी 68/100 यूज करेंगे। चलिए, एम ए इक्वल टू ईटा इंटू वी आर। आ जाइए अपने पुराने फॉर्मूले पर। एम ए का मान है W/P इक्वल टू ईटा का मान है 68/100 इंटू वी आर का मान है N। W का मान कितने उठाना है, निकालना है। हाँ, प्रयास दिया गया है, W निकालना। ठीक है, 280 न्यूटन के प्रयास द्वारा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, भार देते थे, प्रयास उठा निकालते थे। अब की बार उसने प्रयास दे दिया, भार निकालना है। 68/100 इंटू 6, ये लीजिए W बराबर आ गया 280 इंटू 68 इंटू 6 और डिवाइड बाई आ गया 100। W का मान आ गया, कैलकुलेटर से निकालिए इसका मान, इसका मान कैलकुलेटर से निकालिए। इसका मान आ रहा है 1142.4। 1142.4, इसको नोट कर लीजिए। तो ये ऐसे थे छोटे छोटे सवाल आते हैं सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में। अब आप लोग देख रहे हैं गिरनियों का तृतीय निकाय। ठीक है, सेकंड सिस्टम अब खत्म कर रहा हूं, न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेंगे बाद में अगर टाइम मिलेगा तो। अभी हम लोग देखते हैं गिरनियों का तृतीय निकाय। गिरनियों का तृतीय निकाय। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। मेन फिगर है, पहले फिगर बनाने का देखिए कैसे बनेगा फिगर।
ये देखिए उठाया गया भार अभी यहां पर नीचे की तरफ है और लगाया गया प्रयास भी यहां पर नीचे की तरफ है। भार कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये है मेरा प्रयास P, यहां पर लग रहा होगा T1, T2, T3, T4। तो यहां पर भी अलग अलग रस्सियों का प्रयोग किया गया है। यहां पर फर्स्ट सिस्टम और थर्ड सिस्टम में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो फर्स्ट सिस्टम में क्या होता है, प्रयास यहां पर लगता है और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कुछ ऐसे, देखिए ध्यान से देखिए जरा। फर्स्ट सिस्टम कैसे होता है, यहां प्रयास लगा, इसके बाद यहां पर एक रस्सी ऐसे बन जाती है। पुली का देखिए अरेंजमेंट देखिए ऐसे होता है। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ये है मेरा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली और ये है मेरा थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। बच्चे क्या करते हैं, जब भी पूछा जाता है फर्स्ट सिस्टम थर्ड सिस्टम करके आ जाते हैं, थर्ड सिस्टम पूछा जाएगा तो फर्स्ट सिस्टम करके आ जाएंगे, या क्या करेंगे, आधा ये कर देंगे आधा वो कर देंगे, दोनों मिक्स कर देते हैं और सब खराब हो जाता है मामला। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फिगर पर ध्यान देना है। फर्स्ट सिस्टम कैसा है, ऐसा है, दोनों एक से दिख रहे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल भी एक से नहीं है, इनकी प्रूविंग बिल्कुल डिफरेंट है, फॉर्मूले बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए दोनों में ही आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना कंफ्यूजन मिटाइए कि ये मेरा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का फिगर है और ये मेरा थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का फिगर है। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलिए अब हम लोग केस वन, जब चल पुली का वजन नगण्य हो, यही होता है फर्स्ट केस में। जब चल पुली कितनी है, 1 2 3, यहां पर भी एक पुली फिक्स होती है, बाकी सारी मूविंग पुली होती है। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में भी एक पुली फिक्स होती है, बाकी सारी मूविंग होती है। यहां पर भी अलग अलग रस्सियों का प्रयोग होता है, फर्स्ट में भी अलग अलग रस्सियों का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर भार जो है आपके अलग अलग रस्सियों द्वारा बंधा होता है। ठीक है, ये सिस्टम कहां प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कोई भी इस कंडीशन में ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें एक हुक लगा के नहीं उठा सकते इसको। ये आगे छोटी सी चीज है, मान लीजिए कोई बड़ी ट्रेन हो, ट्रेन का डिब्बा हो, मान लीजिए ट्रेन का डिब्बा उठाना है, उस कंडीशन क्या होता है, 3 4 5 हुक लगाने पड़ते हैं ताकि वो पूरा पैरेलल रूप से एक साथ ऊपर की तरफ आ सके, एक साथ ऊपर की तरफ आ सके। अगर मैंने एक हुक लगा दिया तो फिर तो टूट जाएगा, वो जहां भी हुक लगाएंगे वो वहीं से वो टूट जाएगा। तो उसको टूटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, 4 5 हुक लगाते हैं और 4 5 हुक के द्वारा उस पूरे के पूरे इंजन को या पूरे के पूरे डिब्बे को, पूरी की पूरी बोगी को एक पैरेलल रूप से ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है, उसको कई सारे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम लोग थर्ड सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्लियर, अब यहां पर देखिए ये T1 है, P इक्वल टू T1 हो जाएगा, ये T2 है तो यहां भी हो जाएगा T2 क्योंकि एक ही रस्सी है, ये T3 है, कहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है, ये T3 है और ये जा रही है देखिए यहां तक T4 तक, कोई दिक्कत नहीं। केस 1, जब चल पुली का भार नगण्य हो, जब चल पुली का भार नगण्य हो, एम इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी। ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड होकर। ठीक है, एम इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन पी। अब यहां पर देखिए P बराबर क्या है, T1 के हैं। ठीक है, तो अभी मुझे P बराबर नहीं लिखना क्योंकि यहां पर T1 T2 T3 T4 बहुत सारे हैं। अब मुझे लेना है W बराबर क्या है, ये जो W बराबर क्या है वो है मेरा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ऐसा ही है क्या। W इक्वल टू है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। क्लियर, T1 बराबर क्या है, P के बराबर है क्या, हाँ जी, T1 बराबर है P के। T2, ये रहा मेरा T2,
ये रहा मेरा T2। T2 बराबर क्या है, अगर मैं यहां से T2 बराबर निकालना चाहूं तो क्या मेरा T1 प्लस P लिख सकता हूं मैं, या 2T1 लिख सकता हूं मैं। जब T1 बराबर P है तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या मैं इसको 2T1 या 2P लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। या मैं लिख दूं T1 प्लस P, तो T1 प्लस P लिखेंगे तब भी 2P आएगा। मैं बात करूं अगर T3 की, T3 में क्या आएगा, T2 प्लस T2, 2T2 आएगा, क्या 2T2, और T2 का मान क्या आया, 2P। क्या मैं इसको 2 स्क्वायर P लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। T4 बराबर क्या आया, ये रहा मैं T4, T3 प्लस T3, 2T3, 2 इंटू T3 का मान 2 स्क्वायर P, 2P हो गया। क्योंकि मुझे n नंबर ऑफ पुली के लिए निकालना है, 3 पुली के लिए तो निकालना नहीं है, तो अगर मैं T5 अगर यहां पर निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इसी सीरीज में तो क्या, जब T2 था तो 2P था, T3 था तो क्या 2 स्क्वायर P, 4 था तो यहां पर 3 आ गया, 5 में क्या मैं यहां पर 2 की पावर 4P लिख सकता हूं, ठीक है, 1 2 3 यहां पर आ गया 4, ठीक है। T6 में क्या 2 की पावर 5P लिख सकता हूं, Tn बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1P, एक कमी तो हो रहा है यहाँ पर, 6 था तो 5 था, 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, तो n पे n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए Tn बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1P, ठीक है। अब इन सभी के मान अगर मैं यहीं पर लिख दूं प्लस एंड सो ऑन Tn, ये लीजिए n नंबर ऑफ पुली के लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो यहीं पर रख दूंगा सारे मान। इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है, W इक्वल टू T1 बराबर है P, T2 बराबर है 2P, T3 बराबर है 2 स्क्वायर P, T4 बराबर है 2 क्यूब P प्लस एन सो एन प्लस 2 की पावर n माइनस 1P, यही है। P को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं यहां पर तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n माइनस 1, ये बचेगा। और ये जीपी बनता है, कल मैंने आपको योग करके बताया था, तो ये आया था, कल मैंने आपको बताया 2 की पावर n माइनस 1 आया था, ठीक है। क्या आया था, ऐसे एस एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ए प्रथम पद है 1, आर 2 अपॉन 1 2, n नंबर ऑफ पदों के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन 2 माइनस 1, ये आ गया था 2 की पावर n माइनस 1, ये आ गया था, ये मैं आपको दोबारा बता दिया। ये देखिए W का मान आ गया 2 की पावर n माइनस 1P। अब यहां पर मैं W का मान रख दूं, क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 1P डिवाइड बाई P आ गया, क्या ये P से P कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि MA बराबर आ गया 2 की पावर n माइनस 1। इसके नीचे लिख देंगे, यदि दक्षता 100% हो तो MA इक्वल टू VR इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर n बराबर कुल घिरनियों की संख्या, यहां पर n बराबर है कुल घिरनियों की संख्या, ना कि चल घिरनियों की संख्या। ध्यान देना है, यहां पर n बराबर जो है वो कुल घिरनियों की संख्या है, ना कि चल घिरनियों की संख्या। जबकि घिरनियों के प्रथम निकाय में क्या था, कुल चल घिरनियों की संख्या था, यहां पर क्या है, कुल घिरनियों की संख्या। सेकंड सिस्टम में भी था कुल घिरनियों की संख्या।
तो एक फॉर्मूला हमें मिल गया यहां पर 2n-1, ठीक है, 2n-1, कितना नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब चल पुली का भार दिया गया हो, जब चल पुली का भार भी दिया गया हो, इसको रफ कर दूं, हो गया। ये याद रखना है 2n-1। जब चल पुली का भार दिया हो, क्या दिया हो, इसका मान W1, इसका मान W2, इसका मान W3, और तीनों का ही जो वजन है वो नीचे की तरफ लगेगा, पता है आपको, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, W बराबर अभी भी मुझे निकालना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन Tn तक निकालना है। तो T1 बराबर सीधे शुरुआत करते हैं, तो T1 बराबर अभी P है, कोई दिक्कत नहीं, T1 इक्वल टू है P। T2 बराबर क्या है, T2 बराबर है 2T1 प्लस W1, क्या है 2T1 प्लस W1, ये जो W1 है वो भी नीचे की तरफ लगेगा और ये इसका प्रभाव पड़ेगा T2 पर। T2 का मान, T1 का मान रख दिया यहां पर 2P प्लस W1, कोई दिक्कत किसी को, आराम से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं कोई समस्या हो बता देना। T3 बराबर क्या है 2T2 प्लस W2, 2T2 प्लस W2, ये देखिए T3 बराबर यहां लगा है, T2 यहां, T2 यहां और W2 बीच में। T2 का मान क्या है 2P प्लस W1 प्लस में आ रहा है W2, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसको थोड़ा सा और ओपन कर ले तो ये आ जाएगा 2 P प्लस 2W1 प्लस W2, ये है मेरा T3 का मान। T4 बराबर क्या आएगा 2T3 प्लस W3, 2T3 प्लस W3, 2T3 का मान ये देखिए यहां पर दिया गया है 2 P प्लस 2W1 प्लस W2, ये आ गया T3 का मान, प्लस W3 क्या आएगा यहां पर 2P प्लस 2 प्लस 2W2 प्लस W3, ये आएगा W इक्वल टू आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक है। अभी मैं इसके लिए निकालू, n नंबर पुली के लिए भी निकालेंगे, टेंशन मत लो, n नंबर पुली के लिए ही निकालेंगे। अभी आप इसको ही जोड़ लीजिए पहले, तो इसी क्रम में हम लोग आगे निकाल लेंगे। देखिए क्या आएगा, T1 बराबर क्या आ रहा है P प्लस T2 बराबर क्या आ रहा है 2P प्लस W1, क्या आ रहा है 2P प्लस W1। T3 बराबर क्या आ रहा है, ये रहा T3 बराबर 2 प्लस 2W1 प्लस W2 प्लस T4 बराबर कहाँ है, ये रहा मेरा T4 बराबर है 2P प्लस 2 W1 प्लस 2W2 प्लस W3। ये देखिए मैंने सारे मान यहां पर रख दिए कैपिटल W बराबर। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, इस P को अलग कर लो, W1 को अलग कर लो, W2 को अलग कर लो, बिल्कुल सेपरेट रख देते हैं। ये देखिए P प्लस 2P प्लस 2 और कहीं है, देखिए रहा 2 P, बस
प्लस W1 प्लस 2W1 प्लस 2 स्क्वायर W1 बस प्लस W2 प्लस 2W2 प्लस W3। इसी लाइन को मैंने दोबारा लिखा है, बस थोड़ा